गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। एक्चुअली इसमें कई बच्चे जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि इसमें जो नाम है वो कोगुलेशन आता है और कोगुलेशन के नाम से जो है बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उस कन्फ्यूजन को आज थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो कोगुलेशन की स्पीड है वो कोगुलेशन की स्पीड बढ़ी हुई होती है और स्पीड बढ़ी होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्लॉट बनते हैं और जब ज़्यादा क्लॉट बनेंगे तो ज़्यादा क्लॉट बनने की वजह से वहाँ पर जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उन क्लॉटिंग फैक्टर्स की क्या हो जाएगी, आपके अंदर कमी हो जाएगी। और क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट्स, इनकी कमी होने की वजह से आपका जो क्लॉटलेट्स और प्लेटिंग जो है उनकी कमी होने की वजह से आपका जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो मेन फीचर आपको देखने को मिलता है वो आपका ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर जब ये डिसऑर्डर जो है क्लॉटिंग का है, कोगुलेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ ब्लीडिंग क्यों होती है। तो ब्लीडिंग का रीज़न बेटा ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्टली और बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है कोगुलेशन हो रहा है और ज़्यादा स्पीड से कोगुलेशन होने की वजह से वहाँ पर जो है जितने भी क्लॉटिंग और प्लेटलेट्स हैं वो यूज हो गए हैं। अगर यूज हो चुकी हैं वो, तो वहाँ पर जो है उनकी कमी हो जाएगी। जैसे देखो, अगर हमें बात करें कि हम 4 रोटी खाते हैं और 4 रोटी हमारे लिए सफिशियंट है दिन भर के लिए, बट ऐसा हो कि जो है वो 4 रोटी जाए और तुरंत से उनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ कंप्लीट हो जाए, तो क्या उन 4 रोटियों की से हमारा काम चल पाएगा? नहीं चलेगा। और भी हमें भूख लगने लगी, तुरंत तुरंत भूख लगेगी अगर वो चीज़ यूटिलाइज हो जाएगी तो। उसी तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूटिलाइज हो रहे हैं, तो यूटिलाइज होने की वजह से उनकी कमी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन इज ए कंडीशन इन विच ब्लड क्लॉट फॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में ब्लड क्लॉट फॉर्म होने लगते हैं, ब्लॉकिंग द स्मॉल ब्लड वेसल्स। और ये अपनी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनको क्या कर देते हैं, जो है ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लेट हो जाएंगे, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर डिप्लेट इसलिए होंगे कि बहुत ज़्यादा इनका यूटिलाइजेशन हो गया है। क्या हुआ है देखें, अब यहाँ पर एक्सेस क्लॉटिंग हुई है। एक्सेस क्लॉटिंग होने की वजह से क्या हुआ है, इस्कीमिया हो जाएगा, ये रीनल जो है आपका डैमेज हो सकता है। अब कंजप्शन हो गया, सारे के सारे जो जितने भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनका कंजप्शन हो गया। अब कंजक्शन होने की वजह से आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और जब ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से व्यक्ति जो है शॉक में चला जाएगा, उसके अंदर हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, उसके अंदर ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। तो नाम में नहीं जाना है, नाम को समझना है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड समझना है कि कोगुलेशन और हम समझें कि वहाँ पर क्लॉटिंग ज़्यादा होगी है, इसकी वजह से वहाँ ब्लीडिंग देखने को मिलेगी साइन सिम्टम के अंदर आपको। तो ये आपको स्पेशली यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं हम और आगे इसके साइन सिम्टम समझें। तो देखो यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन साइन ऑफ DIC इज ब्लीडिंग। यहाँ आपको ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। पूरी बॉडी के अंदर रेशेज बन जाएंगे, इकाइमोसिस हो जाएगा, पैचेज बन जाएंगे ब्लीडिंग की वजह से। मल्टीपल साइड से ब्लड आने लगेगा, जैसे कि आपकी नोज से ब्लड आने लगेगा, एपिस्टैक्सिस होने लगेगी, माउथ में होने लगेगी, GI ब्लीडिंग होने लगेगी। और जब GI ब्लीडिंग होने लगेगी तो जो है वहाँ पर जो ब्लड देखने को मिलेगा आपका अपर रेस्पिरेटरी में भी, अपर GI में ब्लीडिंग होने लगेगी। जब आपका अपर GI ब्लीडिंग होगी तो अपर में जो GI ब्लीडिंग होती है और तो वो जब बाहर निकलती है तो वो डार्क कलर की होती है, जबकि लोअर GI के अंदर जब ब्लीडिंग होती है तो वो आपकी कैसी होती है, ब्राइट कलर की आपको देखने को मिलती है। तो ये भी हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा साहब। तो ब्राइट कलर की जो ब्लीडिंग होती है उसे हेमेटोचेजिया बोलते हैं और जो डार्क कलर की होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेलेना के नाम से जानते हैं। तो दोनों वर्ड आप अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट आती है, यहाँ पर एक टेस्ट करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं डी डाइमर टेस्ट। क्या है डी डाइमर? is used to determine the value of D-dimer, a protein which is released during the internal blood clot formation। जब ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर एक प्रोटीन का रिलीज होता है, उस प्रोटीन को हम डी डाइमर के नाम से जानते हैं। तो डी डाइमर टेस्ट जो कर रहे हैं वो डी डाइमर को जानने के लिए उस प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। वो प्रोटीन को डिटेक्ट करने से हमें कैसे पता लगेगा, अगर प्रोटीन की वैल्यू बढ़ी हुई है मतलब वहाँ पर क्लॉटिंग ज़्यादा हुई है। जितना ज़्यादा डी डाइमर का वैल्यू मिलेगा उतना ज़्यादा वहाँ क्लॉटिंग हुई होगी और उतना ही ज़्यादा ये DIC को इंडिकेट करेगी आपकी। जैसे अगर मैं बात करूं कि डी डाइमर टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वाई इट इज़ डन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस बना है तो वहाँ भी हम DBT के अंदर उसको भी, क्योंकि थ्रोम्बस जहाँ भी बनेगा डी डाइमर टेस्ट करेंगे। या पल्मोनरी इम्बोलिज्म का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी डी डाइमर, क्योंकि वहाँ भी क्लॉट है। स्ट्रोक में भी, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ही इंडिया के अंदर थ्रोम्बस होता है।
डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर, यहाँ भी क्लॉटिंग हुई है तो जहाँ भी क्लॉटिंग होती है वहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है लेस देन 0.50 या लेस देन 500 Ng/ml इसकी वैल्यू होती है। अगर आगे बात करें एलिवेटेड रेंज की, अगर बात करें तो इससे अगर ऊपर बढ़ी हुई है तो ये एक्टिव ब्लड क्लॉट को आपको बताती है, ये आपके एक्टिव ब्लड क्लॉटिंग को बताती है। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू है तो मतलब वहाँ पर क्लॉट जो है ज़्यादा नहीं बने हैं, जिससे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉट बनते हैं तो क्या समस्या होती है? बिल्कुल होती है। आपका छोटे छोटे जो वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं। ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से उस जहाँ वो सप्लाई कर रही होती हैं जिस टारगेटेड ऑर्गन पर, उसकी जो है ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी। और ब्लड सप्लाई अगर वहाँ की इंटरप्ट होती है तो उस ऑर्गन के अंदर आपको डैमेज देखने को मिल सकता है। उसी तरीके की कंडीशन है हमारी स्ट्रोक में भी इसी तरीके की कंडीशन होती है। क्या होता है वहाँ पर जो है क्लॉट जाता है, क्लॉट जाके वहाँ पर एक कारण है, एक है सिंगल कारण, बाकी अदर कारण भी होते हैं। वर्स ये थ्रॉट जो है, थ्रोम्बस जो होता है, वो भी एक कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है उसको ब्लॉक कर देगा, ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से जो है इस्कीमिया, ब्रेन इस्कीमिया होगा और वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सारे रीजन है वैसे ब्रेन स्ट्रोक के। अभी मैं ब्रेन स्ट्रोक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मेन इस पर आते हैं। नेक्स्ट आपकी जो है डीआईसी का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो डीआईसी के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर दिक्कत ये हुई है कि पेशेंट शॉक में जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो हमें यहाँ पर जो इमीडिएटली जो कुछ ज़रूरत है वो ये है कि आपको हाइपोवोलेमिया को ट्रीट करना है तुरंत से। तो इसके लिए आपको जो है क्रिस्टलोइड फ्लूइड वगैरह, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो जाएगी तो हाइपोथर्मिया होगा पेशेंट को, तो उसे भी आपको ट्रीट करना है। और आरबीसी वगैरह भी आपको देनी पड़ सकती हैं अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है तो अगर आपको प्लेटलेट्स का अमाउंट कम दिख रहा है तो आप प्लेटलेट्स दे सकते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर की कमी लग रही है तो क्लॉटिंग फैक्टर भी आपको देनी पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम इस पेशेंट को जो है मैनेज करने के लिए वो सारी चीज़ें करेंगे जिस पेशेंट के अंदर कमी लग रही है, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। या फिर वॉल्यूम कम है तो हम उसके अंदर वॉल्यूम को जो है रिप्लेस करेंगे। तो इसी तरीके से हम नई क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।